respected chairman Sri Gyan Gupta ji, Prashant ji, and another speaker Singhania ji, Nitin ji, and my dear audience, I respect you all for being here to listen me, and I also thanks to my guru. हम सबके गुरु, हमारे गुरु भी बैठे हैं यहाँ पे, श्री BK महेश्वरी जी, जिनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की थी, उनका भी वंदन और अभिनंदन। आज मैं चैप्टर जो आपके सामने शुरू करूँगा वो है NRI एंड NR। चैप्टर नंबर 12 NR है और चैप्टर नंबर 12A NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इन दोनों में फ़र्क भी बताएंगे, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा टाइम को देखते हुए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें चैप्टर 12A NRI। स्लाइड बाद में चलाएंगे क्योंकि स्लाइड से फिर वो समझाने में वो बात नहीं आएगी, तो मैं स्लाइड बाद में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा ही समझा दें, अगर ऐसे आ जाता तो ठीक है, नहीं फिर बाद में स्लाइड का सहारा लिया जाएगा। तो चैप्टर 12A NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। टोटल इसमें सेक्शन है हमारी 115C से 115H तक। H और जो I सेक्शन है वो ऑप्शनल है, तो यानी टोटल जो सेक्शन है वो 115C से 115H और I जो है वो ऑप्शनल है। तो अगर हम पूरी जोड़ दें तो 115C से 115I तक NRI में सेक्शंस हैं। चैप्टर है ये हमारा 12A। अब जो नई सेक्शंस हैं वो 212 से 218 आप सीक्वेंस में कर सकते हैं। जैसे 115C है 212, 115D 213, 115E 214, ऐसे सीक्वेंसिंग है। तो जो नई सेक्शंस आई हैं वो सीक्वेंस में है। पुरानी जो सेक्शंस हैं वो 115C, 115D, 115E, 115F, 115G, H, I। तो पुरानी सेक्शंस 115C से 115I ये NRI के लिए है कि मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो चैप्टर 12 से गवर्न हो और चाहे तो चैप्टर 12A से गवर्न हो। 12 में जो सेक्शन दिए 115A, 115AB, 115AD, 115AD के बाद में आती 115E। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, चैप्टर 12A NRI के लिए है और चैप्टर 12 NR और NRI दोनों के लिए है। तो NRI को ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो वो चैप्टर 12 से गवर्न हो जाए, मतलब अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल ले, और चाहे तो चैप्टर 12A से। तो वो क्या करता है, दोनों में एनालिसिस कर लेता है कि उसकी लायबिलिटी चैप्टर 12 में कम आ रही है कि 12A में। तो जो जिसमें लायबिलिटी कम आती है वो ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेता है। तो खाली ये ऑप्शन NRI को दिया गया है कि चाहे तो वो चैप्टर 12A से गवर्न हो और चाहे तो चैप्टर 12 से गवर्न हो जाए। ठीक है, तो NRI के लिए सेक्शन है 115C से 115I तक। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ तक कि NRI दोनों में जाएगा, चैप्टर 12 में भी जा सकता है और 12A में भी जा सकता है, लेकिन जो NR है वो चैप्टर 12 से ही गवर्न होगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। NR वाले में हमारी सेक्शन है 115A, 115AB, 115AC और 115AD, बस इतनी सेक्शन है। 115ACA थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, जो 115 वाली सेक्शंस हैं वो शुरू होती हैं 207 से। नई सेक्शन जो शुरू होती है 207, 8, 9, 10, 11।
तो चैप्टर 12A में 207 से 211 सेक्शन है और 12A में 212 से 218। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो 207 से 218। ठीक, ये नई सेक्शंस हैं। पुरानी 115A, AB, AC, AD और चैप्टर 12A में 115C, D, E, F, G, H, I। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉन रेजिडेंट है उसकी डेफिनेशन में, तो इसमें अगर हम करेंगे क्लासिफिकेशन तो नॉन रेजिडेंट तभी समझ में आएगा जब हम थोड़ा रेजिडेंशियल पे बात करें, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इसमें आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हम ही क्वेश्चन करेंगे, आंसर भी हम ही देंगे। आप लोग उसमें अनकंफर्टेबल अपने आप को फील ना करें कि इन्होंने पूछ दिया। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम। तो सेक्शन 6 से शुरू होती है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में दो ही कैटेगरी की गई, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट में भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को दो कैटेगरी में बांट दिया है। रेजिडेंट में इंडिविजुअल और एचयूएफ या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडिविजुअल, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट हुआ तो उसमें देखना कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है। तो रेजिडेंट के लिए कंडीशंस हैं रेजिडेंट बनने के लिए। पहली कंडीशन कि एन इंडिविजुअल शुड बी इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिया में उसको 182 दिन होना जरूरी है रेजिडेंट बनने के लिए। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो वो रेजिडेंट बन गया। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और वो प्रीवियस ईयर हटा के उसके 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन। तो यानी दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो रेजिडेंट बनेंगे। पहला है यू शुड बी एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट। एटलीस्ट 182, मतलब 182 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पूरे साल में 365 दिन में, जैसे पहले आप 10 दिन इंडिया में रहे, फिर चले गए, फिर लौट के आ गए, फिर 15 दिन रहे, फिर इकट्ठे 150 दिन रहे, ऐसे करके। मतलब जरूरी नहीं कि एट ए ग्लांस ही आप 182 डेज रहे। तो यानी पहली कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी है कि अगर 182 डेज नहीं रहते हैं तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन। और उसमें और भी दिया हुआ है कि जैसे आप फ्रैक्शन आप आवर्स में रहते हैं, जैसे 6 घंटे 12 घंटे ऐसे, तो 24 घंटे का एक दिन बना दिया जाएगा कि 24 घंटे अगर आप इंडिया में रहे तो वो एक दिन माना जाएगा। तो अभी जो आप लोग पूछ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन कोशिश करेंगे। जो एनआरआई है ये बहुत वाइड चैप्टर है तो इसको थोड़ा कवर कर लें। तो इसमें 182 डेज या तो आप प्रीवियस ईयर में रहिए या प्रीवियस ईयर हटा दीजिए 182 डेज वाला। प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके 4 सालों में 365 दिन, तो आप रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। अब रेजिडेंट के बाद में आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर हटा के, क्यों प्रीवियस ईयर इसलिए हटाया गया, प्रीवियस ईयर बेसिक कंडीशन के लिए है। तो प्रीवियस ईयर हटा दीजिए, 10 साल में 2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। वो कोई भी ईयर हो सकते हैं, पहला दूसरा भी हो सकता है, 8वां 9वां भी हो सकता है, 9वां 10वां भी हो सकता है। तो 10 साल में 2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है।
और दूसरी कंडीशन है 7 साल में 730 दिन इंडिया में होना जरूरी है। फिर से बता दें, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन, इसमें कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे तो रेजिडेंट। दोनों सेटिस्फाई करनी जरूरी नहीं, कोई भी एक। अब इसमें आता है एक्सेप्शंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना। एक्सेप्शन में यह दिया गया कि या तो कंडीशन ए 182 दिन या कंडीशन बी कोई भी एक सेटिस्फाई कर दें तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन में ये आता है कि कब आपको 182 डेज ही सेटिस्फाई करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट। कि अगर आप कंडीशन बी सेटिस्फाई कर भी देते हैं तो आप रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। आपको कंडीशन ए ही सेटिस्फाई करनी है इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट। अब इसमें एक आता है एक्सेप्शन 1 कि अगर आप इफ यू लीव्स इंडिया बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आपको कंडीशन ए ही सेटिस्फाई करनी है इन ऑर्डर टू बिकम रेजिडेंट यू शुड बी एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया छोड़ते हैं तो कंडीशन बी नहीं सेटिस्फाई करनी है, आपको कंडीशन ए सेटिस्फाई करनी है, 182 दिन इंडिया में रहना है। दूसरा आता है कि अगर आप इंडिया छोड़ते हैं एज अ क्रू मेंबर इन एन इंडियन शिप, तो आपको 182 दिन इंडिया में रहना है, 60 दिन की जरूरत नहीं। अगर 60 दिन वाली और 365 दिन वाली करेंगे तो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। अब इसमें 2 एक्सेप्शंस ये हो गए। तीसरा एक्सेप्शन इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन और इंडिया के बाहर हैं, इंडिया विजिट करने आते हैं, तो आपको 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी। फिर से रिपीट कर दें, रेजिडेंट होने के लिए 182 दिन या 60 और 365 दिन। लेकिन 3 एक्सेप्शन है जिसमें 60 और 365 नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा 182 दिन वाला। कि अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट करने आते हैं तो 182 दिन, लेकिन कंडीशन ये है इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वो होना चाहिए। ठीक, अब इंडिविजुअल या तो बनेगा रेजिडेंट। जब रेजिडेंट बना तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं है। तो रेजिडेंट के लिए 2 में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करिए। एक्सेप्शन अगर है तो 182 दिन वाली ही सेटिस्फाई करिए। और इसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर आपको बनना है तो प्रीवियस ईयर हटा दीजिए, उसके 10 साल में 2 साल रेजिडेंट होना जरूरी है और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना जरूरी है। तो माने जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनरीली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल या तो बनेगा रेजिडेंट। जब रेजिडेंट बना तो ये देखना कि ऑर्डिनरी है कि नहीं। HUF भी या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी होगा या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या अब HUF वाला ले लेते हैं। इंडिविजुअल वाला क्लियर हो गया? किसी को पूछना हो, अगर 60 दिन रहते हैं तो फिर रेजिडेंट आप नहीं माने जाएंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ यू लीव्स इंडिया बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सेप्शन नंबर 2, इफ यू लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर इन एन इंडियन शिप। और एक्सेप्शन नंबर 3, इफ यू कम्स टू विजिट इंडिया you should be in India for at least 182 days or more। तो आप माने जाएंगे रेजिडेंट। 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन इंडिया में है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। ये जो एडिशनल कंडीशन है ये दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब एक बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट, एक बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन। दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी,
अगर दोनों एडिशनल कंडीशन ना सेटिस्फाई करें या दोनों में कोई एक करें और एक ना करें तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। HEF में आ जाइए रेजिडेंट के लिए, इफ कंट्रोल इज होली आर पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया रेजिडेंट, इफ कंट्रोल इज होली आउट ऑफ इंडिया नॉन रेजिडेंट। अब कर्ता को क्या करना है कि 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन अगर इंडिया में है तो वो मान लिया जाएगा रेजिडेंट। अब इसके बाद में मतलब रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी 10 और 730 दिन वाला है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनका अगर ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, अगर कंट्रोल होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। अब एक कंपनी के बारे में हम लोग आते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वैसे ही इतने बुद्धिमान हैं, हम तो बस ठीक है आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट ही होगी, उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, उसके शेयर होल्डर्स कहाँ है, दैट इज इमैटेरियल। इसको इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा कि अभी एक क्वेश्चन आएगा, जो पूरा सुना उसी को समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन आएगा। हमारे ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी हैं, ये काफ़ी लर्नेड हैं, तो इनसे भी अभी 1-2 सवाल मैं यहीं से पूछूंगा, उत्तर भी हम ही देंगे क्योंकि किसी ने हमसे पूछ दिया कि आप तो ज्ञानी हैं, हम लोग अज्ञानी हैं। हमने कहा यही आपकी सबसे बड़ी गलती कि आप लोग हमें ज्ञानी समझ रहे हैं। कहले मतलब? हमने कहा ज्ञान और पैसा में आप बताइए बड़ा कौन है। ये कहता ज्ञान, हमने कहा हर जगह मिलता है बिना पैसे के, पैसा कोई नहीं देता है मांगने पे भी। तो ज्ञान और पैसे में पैसा बड़ा है, पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल बीच में भी आएगा, मैं दूंगा आपको। तो फॉरेन कंपनी में 2 कैटेगरी आप करेंगे रेजिडेंट करने के लिए, कि अगर फॉरेन कंपनी का कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो वो मानी जाएगी रेजिडेंट। तो जहां से इफेक्टिव डिसीजन लिए जाएं दैट वुड बी नोन एज प्लेस ऑफ, मतलब जो सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस कर दे, तो दैट वुड बी कॉल्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम लोग तो बोलते थे पोयम। पो मतलब प्लेस, ई मतलब इफेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो अब इसको नए प्रोनाउंसिएशन में पो बोलते हैं, पो। एक ने हमसे पूछा सर पो का मतलब क्या होता, हमने कहा पो का मतलब तो हम नहीं बता पाएंगे, स्पेलिंग तो POEM। तो हमने कहा अच्छा ये पोयम, कहते अब ये पोयम नहीं बोला जाता, अब इसको पो बोला जाता है। तो बहुत से जो सेंटेंस हम लोगों ने सुने हैं वो अब रिप्लेस हो चुके हैं। तो अगर फॉरेन कंपनी है उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। अब 50 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है या 50 करोड़ तक है तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। फिर उसमें आप कितने भी क्वेश्चन करते रहिए, उसका आंसर यही है कि नॉन रेजिडेंट। ये 50 करोड़ की कोई लिमिट है, वो इंडिया ने टर्नओवर किया या आउटसाइड इंडिया? इंडिया में। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लियरिटी एक ही है कहीं क्या भाई? 50 तो फॉरेन कंपनी है, उसकी कहीं और भी सेल होगी, तो इंडिया की भी सेल होगी, टोटल सेल 50। अब एक बात, ठीक है आपकी बात बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर एक नॉन रेजिडेंट है
वो इंडिया के बाहर कोई भी काम करता है दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ, तो उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इसमें एक सेक्शन 9 आती है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 2 3 4 5 6 7, उसमें बिजनेस कनेक्शन दिया गया है। तो अभी जब हम टैक्सेशन में अगर ज़्यादा टाइम मिला तो इसमें सेक्शन 90 भी लगेगी, 90A भी लगेगी, 91 भी लगेगा, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, जब नॉन रेजिडेंट वाला हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 9 का भी है इसमें यूज़, और 115A, AB, AC, AD, और इसके बाद 115C से लेके I तक। तो अब जितना देखिए कवर कर पाते उतना करेंगे। मेन चीज़ आपको समझ आना चाहिए, भले हमने आपको 182 दिन और 60 दिन वाला बताया, ये समझ आना चाहिए। जैसे हम लोग 3 घंटे या 4 घंटे की सेमिनार में समझ में कुछ ना आया, जैसे निकले थे, आए थे तो फ्रेश और निकले तो बिल्कुल थके थके, तो इनपुट तो था 100%, आउटपुट 0, फायदा क्या हुआ। तो जितना है मैं कोशिश करूँगा कि क्लैरिटी से बताने की। ये स्टेटस पे आ जाते हैं, इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। बाकी HUF भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो सकता है, या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट। बाकी जितने भी होंगे या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पार्टनरशिप में कंट्रोल इज होली आर पार्सली सिचुएटेड इन इंडिया, इट इज रेजिडेंट, और इफ होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इट इज नॉन। रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया, हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, लेकिन तो पार्टनर से सब वहाँ से कर फ्रॉम वेयर इट इज कंट्रोल्ड, आउटसाइड इंडिया के बाहर है, तो इफ सिटीजन इंडियन है। वो जो भी है, इफ कंट्रोल इज होली आर पार्सली सिचुएटेड इन इंडिया, होली और पार्शियली, तो रेजिडेंट, अगर होली आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन। तो देखिए जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, उसकी पूरी इनकम इंडियन एज वेल एज फॉरेन उसके हैंड में टैक्सेबल, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा उसके हैंड में इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी, और जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा उसके हैंड में सिर्फ 5 इनकम टैक्सेबल होगा, सिर्फ 5। इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूड, डीम टू बी एक्रूड, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन एज वेल एज फॉरेन इनकम, प्रोवाइडेड दे आर नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी में इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम बोथ विल बी टैक्सेबल। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट सिर्फ 5 इनकम ही टैक्सेबल होंगी, रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूड, डीम टू बी एक्रूड, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बट बिजनेस इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो बट नॉट ले लेंगे जब तक वो एग्जेम्प्ट ना हो। वैसे जो हमारा नॉन रेजिडेंट है उसके हैंड्स में अगर आप गिनेंगे तो 23 इनकम, 23 इनकम्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट, 23। अभी जब नॉन रेजिडेंट करेंगे तो बताएंगे। तो 23 में जैसे आखिरी आती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 48B, 1048, 1048A, 1048B और 1048C, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती और शुरू हो जाती 10 सब सेक्शन 4 से। तो 23 इनकम ऐसी हैं जो नॉन रेजिडेंट के हैंड में फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हैं। तो अब फिर से हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी में सारी इनकम टैक्सेबल होंगी जब तक वो एग्जेम्प्ट ना हो। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली में 5 के अलावा छठी इनकम हो नहीं सकती है।
income received, deemed to be received, accrued, deemed to be accrued, और income from business controlled from India but business is situated outside India. 5 resident but not ordinary. अब इसके बाद आता नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट जो बेसिक दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, नन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, न ए न बी, तो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट. और नॉन रेजिडेंट के हैंड में सिर्फ 4 इनकम ही टैक्सेबल होगी. इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड. 5वीं इनकम हो नहीं सकती उसके हैंड में टैक्सेबल. ठीक है. तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में सब टैक्सेबल होगा अनलेस दे आर एग्जेम्प्ट. रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में 5 इनकम टैक्सेबल होंगी और नॉन रेजिडेंट में 4 इनकम टैक्सेबल होंगी. ठीक है. अब एक फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 21-22 एक नया कॉन्सेप्ट आया है डीम्ड रेजिडेंट का. फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 नया कॉन्सेप्ट आया है डीम्ड रेजिडेंट का. तो डीम्ड रेजिडेंट में अब ये वाला ध्यान से सुनिएगा, इसी पे क्वेश्चन है. डीम्ड रेजिडेंट पुरानी जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A कैपिटल है और नई सेक्शन है वो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 5. कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेजिडेंट. तो इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया. कैटेगरी 1 में बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है एंड हिज टोटल, दूसरी कंडीशन, एंड हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स ₹15 लाख. पहला कि इंडियन सिटीजन, दूसरा उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स ₹15 लाख. तीसरा उसकी इनकम कहीं और टैक्स ना हुई हो. अगर ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होती हैं तो वो माना जाएगा रेजिडेंट. सर कौन सी इनकम अर्न वाले का नेक्स्ट हो? मतलब इंडियन नहीं, मतलब जैसे फॉरेन एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज इनकम. अब फॉरेन सोर्सेज में उसकी इनकम है, सपोज कर लिए 29 लाख इनकम उसकी सिंगापुर में हुई, तो दैट शुड नॉट बी टैक्स देयर. should not be taxed. इसमें 3 लाइनें याद करने के लिए हैं. पहला इंडियन सिटीजन, दूसरा हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम ऑफ फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स ₹15 लाख. 15 लाख से ऊपर 15 नहीं होनी चाहिए. और तीसरा इसमें ये दिया गया है कि हिज इनकम शुड नॉट बी टैक्स्ड एनीवेयर एल्स. ठीक. तो वो मान लिया जाएगा डीम्ड रेजिडेंट. डीम्ड रेजिडेंट. इसके बाद में ये तो हट गया. इसमें 3 है, ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज डी है पुरानी. अब एक सेक्शन आती है 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी. अब आप इतनी सेक्शन ना याद करें, हमें तो चूंकि बताना इसलिए आप लोग सेक्शन 6 ही तक रहिए. दूसरा दिया डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट. अगर इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन, पहले वाले में इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट करने आता है, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में होना चाहिए, बट शुड नॉट एक्सीड 182 डेज. but should not exceed 182 days, and his total income excluding the income from foreign sources exceeds ₹15 lakh. तो भी वो डीम्ड रेजिडेंट मान दिया जाएगा, चाहे कंडीशन ए सेटिस्फाई करे ना करे, बी करे या ना करे. तो डीम्ड रेजिडेंट या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट. ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है. रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकता. ठीक है. तो डीम्ड रेजिडेंट एक बार फिर से कॉन्सेप्ट हम बता दें. पहला जो दिया गया कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 लाख, और तीसरा
ही शुड नॉट बी टैक्स एनीवेयर एल्स। तो वो मान लिया जाएगा डीम्ड रेजिडेंट। और जो दूसरी वाली बताते हैं उसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, दूसरी वाले में अब जो बताने जा रहे हैं उसमें 4 हैं। इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, दूसरा वो इंडिया विजिट करने आए, तीसरा उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स रुपीज 15 लाख, और चौथा नंबर प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 120 दिन बट नॉट मोर देन 182 डेज, और उसके प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन इंडिया में होना चाहिए। ठीक, अब इसी पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पहले उसका किसी से पूछा गया होगा आंसर, तो उसने जो बताया वो बता देते हैं, हमने जो बताया हम बता देते हैं। क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, नहीं तो ये लगेगा ये पता नहीं बोल क्या रहे हैं, ये लगेगा। तो आप इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्स एक पर्सन है जो मल्टीनेशनल में एम्प्लॉयड है, इसके बाद वो पोस्टेड है सिंगापुर में, और ये मान लीजिए सिंगापुर में उसकी इनकम 29 लाख रुपए है। अब वो सैलरी से है, कंसल्टेंसी से है, रेंट है, तो चारों चीज दिए गए हैं। 29 लाख सिंगापुर में उसकी इनकम है। बिग 4 का क्वेश्चन है ये। दूसरी है कि 21 लाख उसको इनकम हुई फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन सिंगापुर एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम सिंगापुर। तो 29 लाख तो एक इनकम हो गई उसकी सैलरी, इंटरेस्ट, कंसल्टेंसी से, वो इंडिया के बाहर। 21 लाख भी इंडिया के बाहर, तो टोटल हो गई हमारी 50 लाख, ये इंडिया के बाहर है। फिर 11 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला इंडिया में, जो एफडी करा रखी थी उस पे 11 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, और 8 लाख रुपए बिजनेस इनकम है इंडिया के बाहर, लेकिन वो बिजनेस जो है दैट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इसमें एक चीज, अब क्यों क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, कि प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 145 दिन के लिए आया, और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में 900 दिन इंडिया में रहा। तो अब इसका आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर लीजिए। बाहर की इनकम 50 लाख है, इंडिया की इनकम उसकी 11,8,19 लाख रुपए है। इंडिया में वो प्रीवियस ईयर में 145 दिन के लिए आया, और पिछले 4 साल में 900 दिन इंडिया में रहा है। तो अब वो क्या स्टेटस उसका लिया जाए इसमें? हमारा आंसर था सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A, डीम्ड रेजिडेंट। क्योंकि हमने आपको एक्सेप्शन में बताया था कि अगर वो इंडिया विजिट करने आता है तो 182 दिन की कंडीशन होनी चाहिए। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आता है तो 182 दिन अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में है या उससे ज़्यादा, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे वो 145 दिन इंडिया में विजिट करने आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज़्यादा है और 182 दिन से कम है, और पिछले 4 सालों में 365 दिन होना चाहिए, 900 दिन है, और उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, तो उसकी इनकम है 19 लाख। तो ये माना जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। क्लियर? अब हम लोग एनआरआई, ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया पूरा, कि इंडियन कंपनी शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। उसका कहाँ पे प्लेस है, क्या है क्या नहीं है, दैट इज इमैटेरियल। फॉरेन कंपनी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, और अगर 50 करोड़ या उससे कम है तो फिर प्लेस से कोई मतलब नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट ही।
अब हम लोग नॉन रेजिडेंट पे चलेंगे। चैप्टर 12, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर 12 नॉन रेजिडेंट। 12A NRI। चैप्टर 12 नॉन रेजिडेंट है और चैप्टर 12A NRI। तो NRI जो है वो 12 से भी गवर्नड हो सकता है और 12A से भी गवर्नड हो सकता है। तो NRI को ये ऑप्शन मतलब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी जिसमें कम होगी वो चैप्टर ऑप्ट कर लेता है। कि 12A से उसने देखा लायबिलिटी, उसकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख आ रही है, चैप्टर 12 में गया, उसने देखा लायबिलिटी 90,000 आ रही है, तो वो चैप्टर 12 से गवर्नड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ चैप्टर 12A। तो चैप्टर 12 में एक आती है हमारी सेक्शन 115A। इसमें इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम आती है। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम पे रेट ऑफ टैक्स है 20%। 20% के हिसाब से टैक्स होगा। कोई भी एक्सपेंडिचर 28 से 44C तक का डिडक्टेबल नहीं होगा। कोई भी एक्सपेंडिचर 28 से 44C तक का डिडक्टेबल नहीं होगा। और चैप्टर 6A के 80C से 80U तक का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये है सेक्शन 115A। इसमें इंटरेस्ट इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आएगी, रॉयल्टी इनकम आएगी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आएगी। तो रॉयल्टी इनकम से, अब ये थोड़ा बड़ा लर्निंग पॉइंट, जैसे हमें तो याद है तो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सुनोगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा कि डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम से चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर रॉयल्टी इनकम है तो चैप्टर 6A के डिडक्शन मिल जाएंगे। अब जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इससे पहले हम बता दें आपको, बाकी तो कैपिटल गेन में बताएंगे, कि जो अब कैपिटल गेन टैक्स रेट है वो 12.5% है लॉन्ग टर्म में। पुराना जो अभी हम पढ़ेंगे, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 10% चल रहा है। और जो 112A सेक्शन आप लोग पढ़ते होंगे, इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड या बिजनेस ट्रस्ट वाली जो यूनिट्स आती वो 112A में कवर्ड है। तो उसमें टैक्स रेट प्रेजेंट 10% है, लेकिन जो नया आया उसमें हो गया 12.5। और प्रेजेंट एग्जेम्पशन कितना है उसमें 12A में? प्रेजेंट 1 लाख है, आने वाले में 1.25 है, नया 1.25 है। अगर सिर्फ आपकी 115A से इनकम है और कोई दूसरी इनकम नहीं है, TDS कट चुका है, तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी सेक्शन है 139 सब सेक्शन 1 और नई सेक्शन है 263। तो अब हमारी नई सेक्शंस टोटल जो इनकम टैक्स में है, पता होगा आप लोगों को, 536 है, चैप्टर 23 है, शेड्यूल 16 है, 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर हैं, 16 एक्सकेड्यूल या शेड्यूल। तो अगर 115A से इनकम है और कोई इनकम नहीं है और TDS कट चुका है, तो आप अपना रिटर्न ना फाइल करें। इसमें एक चीज़ और दी गई है कि TDS तो कटा है लेकिन लोअर रेट से कटा हुआ या नील रेट से, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 115AB ये सेक्शन नई जो है ये 208 हो गई है। 115AB में जो हमारा टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो गेन आएगा वो सब में 10% है। लॉन्ग टर्म कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। और यूनिट अगर इनकम है तो 115AB और AC इसमें 10% है। अब इसको समझा दें हम।
115 ए में भी आता है और 115 ए बी और ए सी और ए डी, इतने हैं सेक्शन इसमें। 115 ए बी, ए सी और ए डी। अगर 115 ए में आएंगे म्यूचुअल फंड या यूनिट्स हैं तो रेट 20% है, और यही अगर 115 ए बी में या ए सी में आ जाएंगे तो रेट 10% हो जाएगा। 115 ए में नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी कवर्ड हैं। 115 ए बी में ऑफशोर हैं, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इनके अगर ये यूनिट 115 ए बी में आ गई तो 10% लगेगा। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता कि 20% कहीं लग रहा, कहीं 10 लग रहा है। तो अगर 115 ए में कवर्ड हो रहे हैं तो 20% है, 115 ए बी में कवर्ड हो रहे हैं तो 10%। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है 115 ए सी। 115 ए सी में आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। कोई बताएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, या फिर हम एक लाइन में बताएं? अगर आप लोग बता दें तो ठीक है, नहीं एक लाइन में उसका आंसर। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ये होती है, फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर इशू करती हैं फॉरेन करेंसी में। यहाँ का जो बैंक होता है वो उनके शेयर ले लेता है और बदले में जीडीआर क्रिएट कर देता है, और यहाँ के इन्वेस्टर बैंक को पैसा दे देते हैं, बैंक उनको जीडीआर दे देता है। तो यहाँ के इन्वेस्टर को एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में फॉरेन करेंसी में या फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो जब फॉरेन कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं या पे करती हैं तो चूंकि हम भी इन्वेस्टर हैं तो हमें भी मिलता है, तो उस पर टैक्स रेट है हमारा 10%। सब में कॉमन चीज़ यही कि जब भी ये इनकम निकाली जाएगी 115 ए बी, ए सी, ए डी, 28 से 44 सी के कोई भी डिडक्शन नहीं दिए जाएंगे। चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ी होगी, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, इसमें टोटल प्रोविजो हैं 7। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 में 1, 2, 3 ऐसे 7 प्रोविजो हैं। 7 नंबर प्रोविजो जो है उसमें दिया गया कि अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रोविजो पे दिया गया अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन स्पेसिफाइड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो टीटी बाइंग और सेलिंग रेट एवरेज करके हम लोग निकालते हैं, ये फर्स्ट प्रोविजो है। और सेकंड प्रोविजो हमारा है इंडेक्सेशन। ऐसे करके 7 प्रोविजो हैं। तो टैक्स हम लोगों का कोई बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं है। 7 प्रोविजो खाली सेक्शन 48 में है, तो इसमें बस हम लोग ये कर सकते हैं कि उसका क्लू ले सकते हैं कि जैसे कोई स्पीकर आया तो वो क्लू बोल के चला गया। जैसे हमने आपको बता दिया 536 सेक्शन है, तो कम से कम आपको ये पता है हाँ 536 सेक्शन है, 23 चैप्टर हैं, 16 शेड्यूल है, तो ये ज़्यादा याद रहता है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 115 AC में जीडीआर अगर आप बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट इनकम है 10%, 28 से 44 C तक का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 जो है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स जो है ये हमको इजीली मनी अवेलेबल कराता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट या प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया तो इस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो होगा वो 5% होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% होगी। 111A वाली है तो 15% होगा। 112A की अगर है तो 10% होगा 1 लाख का डिडक्शन देने के बाद। तो ये 115 AD में दिए गए हैं। इसमें हमारा जो कवर्ड है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कवर्ड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 12। इसमें NR भी आएगा और NRI भी आएगा।
तो एनआरआई क्या करेगा, पहले चैप्टर 12 से अपनी लाइबिलिटी निकाल के देख लेगा, फिर वो पहुंच जाएगा 12A में। 12A में 2 ही रेट हैं, 12A में सिर्फ 2 ही रेट हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम, और इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी किससे होगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट इनकम में 3 ही आते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड और इसके बाद में हमारा आता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो अब 115E में टैक्स रेट दिया गया 20%। तो वो जो 20% वाला रेट लगेगा वो सिर्फ 3 इनकम पे ही लगेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम में 3 आ जाएंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन। और बाकी उसकी अगर इनकम है नॉन रेजिडेंट की तो उस पे जो नॉर्मल रेट है वो लगेंगे। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या करता है कि अपनी मेन उसकी 3 ही इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम में 3 इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल गेन होगी वो होगी फ्रॉम स्पेसिफाइड एसेट्स, और स्पेसिफाइड एसेट्स होती हमारी शेयर्स इन इंडियन कंपनी। अब देखिए शेयर्स इन इंडियन कंपनी दिया गया तो इक्विटी भी हो गए, प्रेफरेंस भी हो गए, पब्लिक कंपनी भी हो गई, प्राइवेट कंपनी भी हो गई, शेयर्स इन इंडियन कंपनी। फिर बोला डिपॉजिट एंड डिवेंचर्स इन पब्लिक लिमिटेड, और ये पब्लिक खाली पब्लिक आएगी, इसमें प्राइवेट नहीं आएगी। फिर तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और 4 नंबर आता है एनी अदर सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो स्पेसिफाइड एसेट्स 4 ही होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 115E की बात हम कर रहे हैं, उसमें 4 ही होंगी, शेयर्स इन इंडियन कंपनी, डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर्स इन इंडियन पब्लिक लिमिटेड, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और these assets have been acquired or purchased or subscribed with foreign convertible currency। तब 115E लगेगा, तब एनआरआई का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स से है और फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स 4 हैं, तब इतने पार्ट पे 115E लगेगी, बाकी पे नॉर्मल। अगर इतना आपको याद है तो फिर चैप्टर 12 और 12A हो गया। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कहते कभी तो 12 में 12 का रेट अलग है, 12A का रेट अलग है। तो 12A का रेट जो अलग है वो खाली स्पेसिफाइड एसेट्स के लिए दिया है, बाकी एसेट्स पे नॉर्मल टैक्स ही लगेगा। फिर इसके बाद 115E के बाद आ जाता है 115F, सेक्शन 115F, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जब हम बार नॉन रेजिडेंट इसमें यूज करें तो एनआरआई इंप्लाइड है, अगर कहीं छूट जाए तो नॉन रेजिडेंट इंडियन ने अगर स्पेसिफाइड एसेट्स खरीदी हैं, स्पेसिफाइड एसेट 4, 5वीं हो ही नहीं सकती है, शेयर्स इन इंडियन कंपनी, डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स इन पब्लिक लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज or any other securities specified by the government, they are subscribed with, acquired or purchased in foreign currency। इनको अगर वो बेच के री इन्वेस्ट कर दे विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो 115F में एग्जेम्पशन मिल जाता है। सेक्शन 115F हमारी कहती है कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। तो बुक में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि अगर नेट कंसिडरेशन हम पूरा इन्वेस्ट कर दें तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब आप समझिए कैपिटल गेन 2 लाख, नेट कंसिडरेशन 4 लाख, और हमने 4 ही इन्वेस्ट कर दिया, तो फार्मूला आप लगा दीजिए, कैपिटल गेन इंटू नेट कंसिडरेशन 4 लाख इंटू नेट अमाउंट इन्वेस्टेड 4 लाख अपॉन नेट कंसिडरेशन 4 कर दो, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर जो हमने सेल किया, नेट कंसिडरेशन मिला, उसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया स्पेसिफाइड एसेट्स में विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो
तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एग्जम्पशन मिल जाएगा। प्रो रेटा, तो अगर पूरा अमाउंट नेट कंसिडरेशन कर दिया तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये है सेक्शन 115F। सेक्शन 115F के बाद आती सेक्शन 115G। 115G में ये दिया गया कि अगर आपकी इन्हीं सोर्स से इनकम है, TDS कट चुका है, रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक आती है 115H की अगर NRI जो है वो रेजिडेंट बन जाए तो भी उसको ऑप्शन है कि वो चैप्टर 12A से गवर्न हो सकता है, बस रिटर्न फाइल करते समय उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर इसके बाद H के बाद आ जाता है I कि जो 12A दिया गया वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो फॉलो करें, चाहें तो फॉलो ना करें। एक असेसमेंट ईयर में आपने फॉलो किया, नेक्स्ट में आपने डिनाई कर दिया कि हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नॉर्मल चैप्टर से गवर्न करेंगे, तो आप नॉर्मल चैप्टर से गवर्न हो सकते हैं। तो अब एक लाइन में ज़रा ब्रीफ कर दें। चैप्टर 12 में 207 से 211 सेक्शन है। चैप्टर 12A में 212 से 218 ये नई सेक्शन है जो 536 में गिनी जाएंगी। पुरानी 12 में है 115A, AB, AC, AD। पुरानी 12A में है 115C, D, E, F, G, H, I। Thank you, my dear audience. Once again, I welcome you.